नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। नूंह में सीएम मनोहर लाल ने जिला कारागार का उद्घाटन किया। कहा कि प्रदेश की जेलों में बंदियों के मानसिक, धार्मिक और सामाजिक विकास पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जेल सुधार गृह के तौर पर काम कर रही है और बंदियों के सुधार की तरफ सरकार का पूरा फोकस है। हरियाणा की जेलों में आध्यात्मिक या साधना केंद्र भी बनाए जाने का प्रावधान है, ताकि वो मन की शांति और तनाव को दूर करने के लिए ध्यान लगा सके। सीएम ने कहा कि जेलों में कैदियों की निरंतर काउंसलिंग प्रक्रिया की जा रही है और जेल से रिहा होने के बाद पुलिस विभाग बाद में भी उनकी काउंसलिंग करेगा, ताकि उनमें आपराधिक प्रवृत्ति दोबारा न आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल अधीक्षकों को बाकी अधिकारियों की तर्ज पर सरकारी काम के लिए वाहन मुहैया कराए जाएंगे। जेल अधीक्षक और इससे उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों को वर्दी भत्ता दिया जाएगा। जेल विभाग में खाली पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। इस दौरान बिजली मंत्री रणजीत चौटाला समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जेल है, जिला सुधार घर जिसको हम कह सकते हैं, इसका नए परिसर का और उद्घाटन ये हुआ है। और यहाँ की सब व्यवस्थाएं मैंने देखी हैं कि जेलों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति कैदी बन के यहाँ आए उसको हर प्रकार की जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। आखिर वो भी समाज का एक नागरिक है। अपराधी हुआ, उसको एक सज़ा हुई, लेकिन सज़ा होने के बाद उसकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो तो सबकी समान होती हैं, उनको मिलनी चाहिए। उनके परिवार के लोगों का जो मिलने जुलने का जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा बनाया गया है। अंदर मैंने देखा है तो उनके मनोरंजन के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं, घूमने फिरने के लिए पार्क आदि की व्यवस्थाएं, एक हॉस्पिटल भी बनाया है और उनके रोज़गार के नाते से स्किलिंग का एक सेंटर है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के जो सुविधाएं हैं, कोई पढ़ाई करना चाहता तो उसको वो भी दी गई हैं। तो ऐसे सब प्रकार की सुविधाएं मैंने सुझाव दिया है कि इसमें एक कोई आध्यात्मिक विकास के नाते से कोई एक विपස්සना सेंटर या एक साधना केंद्र ऐसा भी कोई रखना चाहिए, ताकि व्यक्ति कभी किसी अनजानेपन में किसी भी कारण से कोई गलती करके अपराध करके कैदी बनता है तो उसको भी जीवन जीने का हर प्रकार का एक स्वस्थ आदमी के तरह अधिकार जो होता है उसको भी होना चाहिए। तो आज इस प्रकार की सारी बातें की हैं। मुझे जब जानकारी मिली कि जो जेल विभाग के कर्मचारी हैं वो भी आखिर हमारे जैसे बाकी कर्मचारी होते हैं उनके हिसाब से उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक जेल के परिसर में ही ज़्यादातर बंधे रहते हैं। ये कैदी भले नहीं होते लेकिन उनको भी उसी प्रकार का जीवन जीना पड़ता है। तो ऐसे उनकी जैसे जेल वार्डर्स की कुछ प्रमोशन का विषय वो नहीं होता था, उसको 18 साल के बाद एक हमने नया पद के साथ उनको जोड़ा है। इनके पास जेल अधीक्षक है, उनके पास वाहन नहीं थे, उनको वाहन देने की बात हमने कही है। तो ऐसी कुछ सुविधाएं जो उनको आवश्यक थी वो। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि सरकार नूंह जिले में तेजी से विकास कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मुंबई एक्सप्रेसवे से जिले को फायदा मिलेगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर आते हम बहुत ठीक हो गए हैं, सड़कें सब ठीक हो गई हैं और लोगों के रहन सहन के बहुत से साधन वो ठीक हुए हैं, कृषि में आगे बढ़े हैं, एजुकेशन में आगे बढ़े हैं, तो भी आज ये एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जैसे देश भर में 112 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट ये भी है, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ था इसलिए आगे बढ़ने में समय लगता है। तो इसमें खास करके शिक्षा है, स्वास्थ्य है, एग्रीकल्चर है, इन चीज़ों पर ध्यान देने की और आवश्यकता है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। IMT 7-8 बहुत बड़े हैं, खास करके जब ये एक्सप्रेसवे मुंबई का यहाँ से बना है वो तो बन ही रहा है, आप देख रहे हैं। तो जैसे वो बनेगा, क्योंकि यहाँ लोगों के आने का एक जो रुझान है वो भी चाहिए। अभी तक रुझान में जो कमी थी, मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बन रहा है, जितने हाईवेज बन रहे हैं, जितना KMP भी यहाँ से साथ से निकला इस जिले से होते हुए ही, तो ऐसे सब साधनों के कारण से अब इंडस्ट्री के लोगों की आने की इच्छा बनी है। अभी तक इंडस्ट्री ज़्यादातर गुड़गांव जिले की सीमा तक ही आके रुक जाते थे। अब जो MSME या कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी इच्छा करने लगेंगे वो इंडस्ट्री लगाएंगे। तो इस प्रकार का ये IMT का जो मामला है ये सारा अब आगे के समय में जल्द। कृषि मंत्री JP दलाल ने सिरसा से आए हरियाणा किसान मंच के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और भरोसा दिया कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। किसानों को उनकी खराब फसल का पूरा मुआवजा दिलवाया जाएगा, जिसके लिए बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। JP दलाल ने कहा कि हरियाणा पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर बीमा कंपनी ने कोई मुनाफा नहीं कमाया और किसानों को क्लेम का पूरा पैसा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ हर समय साथ खड़ी है।
किसानों के लिए करीब 545 करोड़ रुपए मुआवजा राशि मंजूर की गई, जो कि जल्द ही किसानों के खाते में डाली जाएगी। इसी तरह से लाल सुंडी से प्रभावित सरसों, बाजरा फसलों के लिए भी मुआवजा राशि दी जाएगी, जो करीब 800 करोड़ रुपए है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल के सामने किसान संगठन सिरसा में दिए जा रहे धरने को खत्म करने की सौगात मिली। सिरसा से किसान यूनियन से जुड़े हुए पदाधिकारी हमारे जो भाई हैं वो आए और इन्होंने किसानों को बीमा का जो पैसा नहीं मिला था उसके बारे में इन्होंने अपने समस्या बताई थी और ये विषय हमारे संज्ञान में पहले भी है। हरियाणा का जो कृषि विभाग है किसानों के पक्ष में लड़ाई लड़ रहा है। हरियाणा की जो कमेटी होती है किसानों और एग्रीकल्चर कंपनी के बीच में जो फैसला करती है उसने पहले ही किसानों के हक में फैसला कर दिया है और उसके बाद एक जो प्रक्रिया है कि कंपनी को अधिकार है कि वो लास्ट अपील, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, एक सबसे बड़ी कमेटी में उसने अपील कर रखी है। इनका पक्ष जो हम जोरदार ढंग से उठा रहे हैं। हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है देश के अंदर जिसमें आज तक कंपनी कोई कमा के नहीं गई है। जो पैसा हरियाणा के किसान, हरियाणा सरकार या भारत सरकार की किट्टी से कंपनी को दिया है उससे ज़्यादा पैसा किसानों को हमने बंटवाया है। किसानों के वकील हमारा विभाग है, हमारे किसान यूनियन के भाई हैं और हरियाणा सरकार है। सबसे ज़्यादा मुआवजा जो है किसानों को हम देते हैं। पीछे जो फसल खराब हुई तो स्वतः संज्ञान हमने लिया, मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर किए और गिरदावरी भी करवाई। ये उन किसानों के लिए था जिन्होंने बीमा नहीं करवा रखा। लगभग 650 करोड़ रुपया मंजूर कर दिया। जिला हेडक्वार्टर पर वो भेजा जा चुका है। सिरसा के किसानों का भी वो काफ़ी पैसा है। इसके अलावा जो पिछले साल पीली सुंडी या क्या गुलाबी सुंडी से जो फसल खराब हुई थी, बाजरा खराब हुआ था, उसका बीमा का क्लेम भी पास होके आना शुरू हो गया है। महीने के अंदर अंदर जो है ये बीमा क्लेम सिरसा में, हिसार में, फतेहाबाद में, भिवानी में, खासकर कपास का इलाका यहाँ था। अच्छी खासी जो रकम है लगभग 190-95 करोड़ रुपए सिरसा में, हिसार में 270-80 करोड़ रुपए के आसपास है, फतेहाबाद में भी। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मजबूत हो रही है और इसी आधार पर इस साल बजट पेश किया गया। वहीं देश में विदेशी निवेश भी बढ़ा है जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और इस बार बजट में यही कोशिश की गई कि हर क्षेत्र के विकास पर तेजी से काम हो सके और समान विकास की रूपरेखा तैयार हुई है। और जो नीतियां बनी हैं और जिस तरह नीतियों में सुधार हुआ है उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर सुधार हुआ। 7-8 साल पहले भारत की जो जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए थी, आज भारत की अर्थव्यवस्था 2,30,00,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। 2013-14 में जो सार्वजनिक निवेश था वो 1,87,000 करोड़ रुपए था और इस बजट में ये 7,50,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस तरह की बढ़ोतरी आप निवेश में भी देखेंगे और भारत की जीडीपी में भी देखेंगे। आज 9 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ है, रखा है, जिसमें से लगभग 5 करोड़ से अधिक पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लिए हैं। केस वापस लेने में समय लगता है, कुछ मामले वापस हो गए हैं और कुछ को वापस लिया जा रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने जो कहा उसे पूरा किया जाएगा।
वापस लेने की बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की और कानून वापस लेके उसमें क्या था। बाकी केस वापस लेने में तो एक टाइम लगता है। केस वापस ले लिए सरकार ने, कुछ ले लिए, कुछ लेने लग रही सरकार। तो वो सारी जो भी बातें थी, जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दी, तो निश्चित तौर से पूरा। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि केजरीवाल और कांग्रेस लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल जहां कहते हैं कि हर महिला को 1000 दिए जाएंगे, वहीं कांग्रेस 2000 देने की बात कर रही है, जबकि वहां की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब में अगर कोई स्थिति सुधार सकता है तो वो है बीजेपी। हमारे नजदीक जो है उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है। जितनी सीटें पिछली बार थी उससे बढ़ के सीटें आएंगी, मेरा पूरा विश्वास है इसमें। और जहाँ उत्तराखंड है, निश्चित तौर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। साथ ही लगता पंजाब है, पंजाब में बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। मणिपुर के बारे में जो वहाँ के प्रभारी हैं अपने भूपेंद्र यादव जी, एक दिन वो और हम इकट्ठे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत बड़े बहुमत के साथ बीजेपी वहाँ पे सरकार बना। हिजाब विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि स्कूल में ड्रेस होती है, विवाद जानबूझकर बना दिया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसे ही एक विवाद बना दिया, कोई बात तो है नहीं। स्कूल में तो पहले से ही जैसे ड्रेस कोड होता है, ड्रेस लगती है। जब हम थे तब भी ड्रेस थी, अब भी ड्रेस है, आने वाले टाइम में भी ड्रेस रहेगी। उसके मैं समझता हूँ कि जानबूझ के इसको चुनाव के दौरान जानबूझ के कुछ संस्थाओं ने इस प्रकार की एक खड़ी करी, एक उसको, ताकि एक विवाद खड़ा हो जाए। और उस पर मैं नहीं समझता इसका कोई औचित्य है। सर, किसानों ने कैथल के पुंडरी हलके के गांव करोड़ा में ग्रामीणों ने विधायक रणधीर सिंह गोलन का विरोध किया और गांव में घुसने तक नहीं दिया। ग्रामीणों में विधायक रणधीर सिंह के उस बयान को लेकर नाराजगी है जो उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान दिया था और सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। दरअसल विधायक रणधीर सिंह गोलन को आज करोड़ा से सेरधा गांव वाली सड़क का उद्घाटन करना था, लेकिन विरोध के चलते विधायक गांव करोड़ा में नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ही सड़क उद्घाटन कर दिया। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। आज का जो कार्यक्रम है, इन्होंने आंदोलन के दौरान यहाँ का जो विधायक रणधीर गोलन, उसने ये बोला था कि भाई यहाँ 22 करोड़ा में ही किसान रहते हैं क्या, तो उस चीज की हमें ठेस है। इन्होंने हमारा कहीं आत्मसम्मान पे, स्वाभिमान पे इन्होंने कहीं न कहीं हमारे को ठेस पहुंची। तो अब हमारा गांव करोड़ा ये कह रहा है कि वो यहाँ बढ़ना ही नहीं चाहिए। वो पता नहीं किस कारण कैसा प्रोग्राम हुआ, मेरे को नहीं पता, मैं बाहर था, मगर अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। तो लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री धांधली में शामिल अफसरों और कर्मचारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। अब हरियाणा सरकार ने उन अधिकारी और कर्मचारियों की लिस्ट निकालनी शुरू कर दी है जिन्होंने कोविड-19 के दौरान रजिस्ट्री घोटाले किए थे और नियमों को ताक पर रख दिया था। सरकार ने गुरुग्राम और करनाल मंडल के अधीन आने वाले 6 जिलों के 234 से अधिक रेवेन्यू अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। तो सरकार ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है जिसमें रोहतक जिला भी शामिल है। जिले में इस दौरान लगभग 63 मामले सामने आए। विशेष ध्यान रखा जा रहा है बिल्कुल कि जो भी इलाके जहां धारा 7A अस्तित्व में है या कंट्रोल्ड एरिया अस्तित्व में है या और कोई शेड्यूल्ड रोड एक्ट इत्यादि अस्तित्व में है, वहाँ पे इस तरह का चलन ना हो और संबंधित विभाग, चाहे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, सभी संबंधित से एनओसी लेकर उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन वगैरह करी जाए। जो आप मुद्दा बता रहे हैं वो मेरे संज्ञान में है, मेरे यहाँ पे आने से पहले का वो मुद्दा है, परंतु उस वक्त वो रिपोर्ट वगैरह कुछ तैयार होकर सरकार को भेजी गई थी। उसके ऊपर सरकार अभी जो भी एक्शन लेगी वो जैसे ही एक्शन लिया जाएगा मेरे ख्याल से आपके नाम। डाडा में हुए हादसे की जांच को लेकर सरकार की ओर से गठित कमेटी सोमवार को दूसरी बार घटनास्थल पर पहुंची। कमेटी ने घटनास्थल पर खदान में नीचे उतरकर जायजा लिया। इस दौरान कमेटी के अलावा दूसरे लोगों को दूर रखा गया। जांच के दूसरे दौर में सोमवार को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम भी साथ रही। कमेटी ने हादसे में मृत 3 व्यक्तियों के परिजनों से भी बात की। बता दें कि सरकार ने रिटायर्ड IAS SS प्रसाद की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। तो जांच के लिए कमेटी गठित यहां पर की गई है। डाडा हादसा
जांच के लिए कमेटी पहुंची। सोनीपत के ककरोई गांव में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से गांव के खेतों में पानी भर गया है, जिससे करीब 100 एकड़ से ज्यादा किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। परेशान किसानों ने हर जगह गुहार लगाई, लेकिन जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आखिरकार आज किसानों ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द गांव के गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था और खेतों से पानी निकालने की मांग की। मैं ककरोई निवासी हूँ। भाई गाँव में जो पानी की निकासी का समाधान है वो हमारा स्थायी रूप से कराया जाए। पानी में जो गांव वेस्टेज पानी है वो गांव के खेतों में भर चुका है, जिससे हमारी 500 एकड़ ज़मीन खराब हो चुकी है, गेहूँ की फसल खराब हो चुकी है। ऊपर से बीपीएल परिवार है वो वहाँ से छोड़ के चौपालों में रहने पर मजबूर है, उनके घरों में। यूक्रेन और रूस के बढ़ते तनाव के बीच हरियाणा के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन से 67 छात्र पढ़ने के लिए यूक्रेन गए हुए हैं। उनकी वापसी के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों ने अपील की। चीन से विदेशों में MBBS की पढ़ाई करवाने वाली कामिनी आसरी ने बताया कि उनके पास परिजन हर रोज आ रहे हैं और बच्चों को लेकर चिंता जता रहे हैं। उन्होंने बताया कि हालात अगर और भी खराब होते हैं तो बच्चों की जिंदगी को खतरा हो सकता है। बच्चों के परिजन लगातार फोन कर रहे हैं और उन्हें वापस बुलाने के लिए मांग कर रहे हैं। सैकड़ों बच्चे हमारे जो यूक्रेन पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, खासतौर पे मेडिकल की स्टडी के लिए, तो उनके माता पिता बहुत टाइम से परेशान हैं। जैसे जैसे मीडिया की रिपोर्ट पिछले 24 घंटे से जो भी आ रहा है उसकी वजह से मैं वहाँ की जो भी अभी सिचुएशन है उसके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले मेरी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरे सभी स्टूडेंट से बात हुई, जिसमें मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों के यहाँ हालात कैसे। इंडियन मीडिया के हिसाब से जो इतना स्ट्रेस, जो डर हम लोगों के बीच में है, माँ बाप के बीच में है, उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी परेशान हैं, स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स भी, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें बार बार कॉल्स आ रही हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये आज कहना चाहती हूँ, मेरी अपील है, मैं अनुरोध भी करती हूँ इस विषय पे, जितने हमारे विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ रहे हैं और जो वहाँ के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उन सबको अगर इस तरह से कोई वार हो रहा है या होने वाला है कल को, तो ऐसे में मेरी एक अपील है, मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, इंडियन गवर्नमेंट से, एविएशन मिनिस्टर से, कि यदि ऐसा कुछ पॉसिबल होने वाला है, इस तरह का कोई वार है, तो कृपया करके हमारे भारतीय छात्रों को और नागरिकों को वहाँ से जल्द लाने का प्रबंध किया। कोसली के गांव कव्वाली में बने हॉकी खेल ग्राउंड का हाल बदहाल है। खेल परिसर का सुधार करने के लिए एक नहीं बल्कि कई बार संबंधित विभाग, विधायकों और सांसदों से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन प्रशासन पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। खेल परिसर में बिल्डिंग का निर्माण 2013 में शुरू हुआ। 2014 तक इसका आधा काम पूरा हो चुका था, जिसमें लगभग 32 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन पैसे की दूसरी किश्त अभी तक नहीं आने की वजह से भवन निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। बहुत सारी समस्याएं हैं। जो ये बिल्डिंग बनाई थी 2012 से ऐसे के ऐसे है। ये बिल्कुल मतलब एक ढांचा जैसा बना हुआ है, ना तो यहाँ पे कोई वॉशरूम है, ना कोई खिड़कियां है, ना कोई दरवाजे हैं। ये 2012 से सिर्फ ऐसे का ऐसा ही है। हमें तो इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। और जो हम चेंजिंग वगैरह करते हैं लड़के, हम दीवारों की ओट में या फिर कुछ को खड़ा करके ऐसे ही चेंज करते हैं। हमें बहुत सारी दिक्कत है। सर ये 2013 में शुरू हुआ था ये काम, ये जब का अधूरा ही पड़ा है। ये एक ग्रांट आई थी, दूसरी ग्रांट रिलीज ही नहीं हुई इसमें। अब इसमें ना तो बच्चों को मतलब कपड़े बदलने की सुविधा है, यहाँ पे बच्चे खुले में अपने कपड़े बदलते हैं। कांग्रेस के टाइम में 2012 में स्टार्ट हुआ था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ढहना आए थे, तो उस टाइम यहाँ अकेडमी के लिए हमने प्रस्ताव किया था, लेकिन अकेडमी ने देखिए यहाँ नर्सरी से स्टार्ट किया गया। नर्सरी स्टार्ट हो गई, उसके बाद हमारी बिल्डिंग का फंड आया 2013 में। बिल्डिंग का फंड की 2 किस्त आई थी, तो आधा तो ये हमारे को मिल चुका, तो बिल्डिंग खड़ी हो गई। दोबारा से जो झज्जर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार स्कूली वैन टैंकर से टकरा गई। हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए,
जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्कूल वैन में 9 बच्चे सवार थे, वहीं बस के ड्राइवर और कंडक्टर को भी गंभीर चोट लगी है। और इसी के साथ खबरों फिलहाल इतना ही। नमस्कार।